अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें डाइजेशन के बारे में मालूम होना चाहिए कि डाइजेशन क्या है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो है वो यही डाइजेशन का प्रोसेस ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि डाइजेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है, यानी कि दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है डिस, जिसका मतलब है अपार्ट। नेक्स्ट है जेनरा, जिसका मतलब है टू कैरी। तो इसी तरह से इससे उन्होंने डाइजेशन बना दिया, ठीक है, एक ऐसा पार्ट जिससे कुछ कैरी होता है। सही। तो अब डेफिनेशन पर आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: दी कन्वर्शन ऑफ लार्ज complex non-diffusible and insoluble food into simple smaller parts by the action of enzymes। क्या होता है कि हम जो है वो कोई फूड लेते हैं, तो वो जो हम कुछ लेते हैं कोई फूड, ऑब्वियसली वो एक बड़ा पीस होता है, ठीक है, कोई बड़ा सा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, जो डायरेक्ट जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब तो नहीं हो जाता हमारे स्टमक में। ऑब्वियसली उसके लिए जो है कुछ करना पड़ता है। तो क्या होता है कि उसको पहले उसकी तोड़ फोड़ होती है। सही है। तो तोड़ फोड़ होने के बाद जो है उसकी फिर उसके बाद जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में जब कन्वर्ट हो जाता है डिफ्यूजिबल पार्ट्स में, तो फिर वो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो एक पूरे ट्रैक्ट के ज़रिए जो है, जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं, उसके ज़रिए जाकर एक खाना जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और डाइजेस्ट हो जाता है। सही। तो अब जो है इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं, डाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ये हमें एनर्जी देता है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है, और एनर्जी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है, जिसको हम एडिनो ट्राईफॉस्फेट भी कहते हैं। सेकंड इसका जो फंक्शन है वो ये है कि ये हमें अमाइनो एसिड्स देता है, अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करता है, जिससे हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ है वो रिपेयर होते हैं। ऐसे टिश्यूज़ जो कि ख़राब हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं, ठीक है, कोई डिसऑर्डर की वजह से, कोई किस वजह से, तो ये उनकी रिपेयरमेंट करता है। थर्ड जो है क्या होता है कि रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर इम्यूनिटी, हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। इम्यूनिटी क्या है कि हमारी एबिलिटी है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़, ठीक है। तो ये जो उनको हमारी इम्यूनिटी जो है वो, यानी कि हमें जो डिजीज़ हैं वो फिर कम से कम होती हैं या फिर हम बचे रहते हैं, क्योंकि जब इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होती है तो बाहर से कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर आता है बॉडी के अंदर, तो ऑब्वियसली वो एक लड़ाई के ज़रिए जो है वो एंटीबॉडीज़ जो हैं बॉडी में जो मौजूद होते हैं, तो वो जो है लाइन ऑफ डिफेंस का जो है वो रोल अदा करके इनको बाहर निकालते हैं। अब हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। डाइजेस्टिव सिस्टम का मैंने बताया कि इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं, और इसमें कुछ पार्ट्स हैं जो स्टार्ट होता है ये सिस्टम माउथ से, माउथ या फिर हम इसको कहते हैं ओरल कैविटी। सही है। इसके बाद क्या आता है, फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो होता है वो ओरल कैविटी के एग्जैक्ट नीचे वाला हिस्सा है। माउथ में हमारी जो है ज़्यादातर कौन सी डाइजेशन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो तो एंड तक में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्ट होते रहते हैं। प्रोटीएज एंजाइम हर जगह मौजूद होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो है माल्टेज, सक्रेज, ये वाले जो एंजाइम्स हैं ये हमारे मुंह में होते हैं, जिसकी वजह से जो है कार्बोहाइड्रेट की मेजॉरिटी जो उसकी डाइजेशन होती है, मेजॉरिटी ऑफ वो हमारे माउथ में होती है। इसके बाद फेरिंग्स में फूड पार्टिकल्स जाते हैं। फेरिंग्स से जो है वो एसोफेगस फूड पाइप है, ठीक है, और अब यहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि फूड पाइप से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो फेरिंग्स का है। एसोफेगस के बाद आ जाता है हमारा स्टमक। सही। तो स्टमक में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास HCl एसिड होता है, जिससे जो क्या करता है एसिडिटी, यानी कि अगर ये ज़्यादा इसकी हो जाए ना, मतलब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए HCl की, तो हमें ना एसिडिटी फील होती है। सही है। वरना ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड और बेस को।
स्टमक में जो है वो मोस्टली डाइजेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर थोड़ी बहुत बच जाती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से प्रॉपर जो है वो ब्लड में जो है जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, कोई प्रोटीन्स हमने लिए हैं, ठीक है, कोई फैट्स वगैरह यानी कि जिनकी ज़रूरत है, तो वो क्वांटिटी जो है वो वहीं पर ब्लड में, इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाती है। और जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है, एक्स्ट्रा फैट्स कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में, सही है, वेस्ट मटीरियल, ये सारा लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो रेक्टम और कोलोन में चला जाता है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर कौन से एंजाइम्स जो है यहाँ पर होते हैं, ग्लैंड्स, ठीक है, लीवर और पेनक्रियास, इसके अंदर वाले ग्लैंड्स, और ये जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं लीवर और पेनक्रियास, वो इन सब को चलाते हैं, ठीक है। ये सारा पूरा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इन एंजाइम से ही चलता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से हमारे पास हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ओरल कैविटी है, फिर फेरिंक्स आता है, ठीक है। फेरिंक्स के बाद अगर हम देखें यहाँ पर इन्हीं में ही ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो है ये एक्शन करते हैं, एक्ट करते हैं। इनका क्या एक्शन है, ये ज़बान है, पैराटाइड ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये सारे हमारे मुंह में होते हैं, जो कि जिनकी मदद से, इन ग्लैंड्स की मदद से जो है वो लार्ज कम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये है एसोफेगस, ठीक है, जिसको हम फूड पाइप भी कहते हैं, और इसके एग्जैक्टली साथ जो है वो ट्रैकिया है, जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, सांस की नाली, सही। एसोफेगस के बाद आ जाता है हमारे पास लीवर। लीवर अपने ग्लैंड्स के ज़रिए, पेनक्रियास भी यहीं पर है, सही, ये वाला, तो ये वहाँ से ऐसे ग्लैंड्स बाइल, पेनक्रियास से बाइल सिक्रीट होता है, गॉल ब्लैडर से भी, तो ये सारे जो है ऐसे एंजाइम रिलीज़ होते हैं जो कि फूड की जो है एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्पफुल होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद जाता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाली बीच वाली, और ये है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पर है एनस, एनस से जो है वो एक्सपेल आउट हो जाता है, सॉरी वेस्ट मटीरियल एक्सपेल हो जाता है। तो ये है आप लोगों के पास, ये है आप लोगों के पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सही इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास सर्कुलेटरी सिस्टम और फिर रिस्पायरेटरी सिस्टम का ओवरव्यू लाऊंगी।